तो हमने आपसे पहले जितना पढ़ लिया हाइगेंस थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, तो उसके बाद हाइगेंस ने बोला था कि मैं अपने हमारी जो थ्योरी है उसके थ्रू मैं सारी चीजों को प्रूव कर सकता हूं। जैसे कि क्या क्या था, रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस वगैरह, वो सारी चीजें प्रूफ हो गई थी। एक ही चीज रह गई थी, वो क्या था, पोलराइजेशन। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उसको कैसे प्रूफ किया था, रिफ्लेक्शन को। ठीक है, ध्यान सुनो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना बेटा आराम से। मान लेते हैं ये एक ग्लास है, इसकी एक साइड पे मैंने पॉलिश की है, ठीक है, और मैं दो पैरेलल रे लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये पैरेलल रे आई, यहाँ आई। ठीक, अच्छा आप जानते हैं कि ये जो रे चलती हैं, ये वेव्स चलती हैं, वो किस फॉर्म में चलती हैं, वेव फ्रंट बनाती हुई चलती हैं। क्या बनाती है, वेव फ्रंट। हर जगह पर क्या बनाती हैं, वेव फ्रंट बनाती हैं। समझते हैं ना, अगर पैरेलल रे आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, अगर अगर कोई सोर्स है उससे अगर लाइट निकल रही है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, जानते हैं। ठीक है, सुनो, तो मान लेते हैं दो पैरेलल रे आ रही हैं, ये आई। अब होगा क्या कि इसके ऐसे ही तो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, तो एक वेव फ्रंट कुछ यहां नहीं बना होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर। जिस टाइम ये टकराई होगी, जिस टाइम ये टकराई होगी उस टाइम मैंने एक वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा, ये हम नॉर्मल बना देंगे यहां से। ठीक है, नॉर्मल, इसको हम एंगल आई बोल देते हैं, सही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरती है इस पे, तो 90 डिग्री का है। करेक्ट है, ये पूरा 90 का है। अगर ये पूरा 90 का है तो बेटा, और ये आई है तो ये कितना बचा, 90 माइनस आई। दोबारा समझो, ये पूरा इतना आई है, ये पूरा 90, तो इतना कितना बचा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। ठीक है, अच्छा सुनना, एक बात बताओ, ये नॉर्मल के साथ गौर से देखो, ये नॉर्मल जो है ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। करेक्ट है, अच्छा इस नॉर्मल, ऐसे ये नॉर्मल है और ऐसे बना हुआ है, ये वाला जो एंगल है ये कितना बना हुआ है आपका, 90 माइनस आई, और ये पूरा क्या है, 90 है। सही है, अब सोच के देखो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये वाला एंगल, तो 90 में से इस पूरे को लेस कर दें, 90 में से पूरे में से इसको लेस कर देंगे तो ये बचेगा। सही है, देखो मैं 90 में से लेस करके दिखाता हूँ, 90 में से 90 माइनस आई अगर लेस कर दूंगा तो बचेगा 90 माइनस 90 प्लस आई, 90 कट जाएगा, नहीं आई, यानी ये वाला जो एंगल है ये आई आएगा। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये आई होगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना, चलो वेरी गुड। अब सोच के देखना बेटा कि यहां से ये वाली रे, ये तो रे डिफरेंट है, ये वाली पहले टकरा गई, पहले टकरा के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये ऐसे निकल गई यहां से। ठीक है, अच्छा जितनी देर में ये जितना यहां चलेगी उतनी देर में यहां पहुंचेगी। मान लेते हैं मैं यहां से इसको यहां पहुंचाने की कोशिश की और मैं डॉट हिट करके दिखा रहा हूं इसको। जितनी देर में ये इतनी दूरी चली होगी, इतनी देर में यहां से टकरा के इतनी दूरी चल गई होगी, कुछ है ना, सही है ना। और ये कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे, मैं इसको भी ऐसे निकाल दे रहा हूं। पहले कोई दिक्कत है नहीं है ना, दिक्कत है कुछ। अच्छा ये वाला जो ये वेव फ्रंट बनाया था आपने, ये वाला जो वेव फ्रंट बनाया था, क्योंकि इंसिडेंट रे पर वेव फ्रंट था, तो क्या मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल सकता हूं इसको, बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा जाने वाली रे सर एक और वेव फ्रंट बनाएगी, मैं तो यहां भी एक वेव फ्रंट बनाऊंगा, यहां एक नॉर्मल डाल दूं, पहले वेव फ्रंट बना देते हैं। ये वेव फ्रंट बनेगी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यहां पर, यहां इस जगह पर, और कुछ ऐसे। सही है, दिक्कत है कुछ, अरे जैसे आने वाली ने वेव फ्रंट बनाया वैसे जाने वाली ने वेव फ्रंट बना दिया। सही, अच्छा इस वाली वेव फ्रंट को क्या बोलूंगा मैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कोई दिक्कत है, अभी तक कोई दिक्कत है फिलहाल नहीं है ना। ठीक है, ये हमें ये पता चल गया बेटा कि ये वाला जो इतना एंगल जो है ये आई है, याद रखना है। ठीक है, इतना जो एंगल है ये आई है, नीचे वाला नहीं है, ये पूरा इतना। ठीक है, चलो अच्छा मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है, और मैंने इस वाले एंगल को आर बोला।
अच्छा ये बताओ, ये पूरा ये इसके साथ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ कितना है 90, तो ये बचेगा कितना फिर 90 माइनस आर बचेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ये 90 माइनस आर है तो फिर ये वाला कितना बचेगा, फिर आर बचेगा। ये बात सही है। मैं इनके नेम लिखे दे रहा हूं सर, इसको मैंने ए पॉइंट बोला, इसको मैंने बी पॉइंट बोला, इस पॉइंट को सी बोला, इसको मैंने डी बोला। ठीक है, इसको मैंने ए बी सी डी। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत है? इसको मैं इंसिडेंट रे बोल दूं या इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट रे बोल दूं। ठीक है, ठीक है। अब सुनना, मैं इसको हटा दूं ऐसे, आराम से समझना। अब एक ट्राइंगल देखो बेटा, ट्राइंगल ए सी बी। पहले थोड़ा सा एक और काम करते हैं। मान लेते हैं इस वेव की जो स्पीड थी वो v थी। स्पीड कितनी थी? v थी। ठीक है, v स्पीड से चल रही थी। अच्छा, मान लेते हैं यहां पर टकराई, t टाइम बाद ये इतना निकल गई, t टाइम बाद इतनी, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया? t टाइम लिया। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया सर? t टाइम लिया है। स्पीड कितनी है उसकी सर? टाइम लिया है t। स्पीड कितनी है? मान लेते हैं स्पीड कुछ भी मान लो, v मान लो स्पीड। ठीक है, तो इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है सर? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल उस वाली क्लास डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम ये तो होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब सुनो, इसका मतलब ये है कि सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी क्या ये v इंटू टी होगी? करेक्ट है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो v इंटू टी होगी। मतलब कहां से कहां तक की सर? c से b तक की जो डिस्टेंस है, c से b तक की जो डिस्टेंस है वो है v इंटू टी। कोई डाउट है? क्लियर है ना? अच्छा सोच के देखो, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंची है उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंची होगी, है ना? अरे ये पीछे रहेगी, जब ये यहां पहुंची तब तक ये वहां पहुंच गई, फिर दोबारा से पहले होगी। सही है। इसका मतलब सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ए से डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी वीटी, है ना? तो सर मैं इसको ए से डी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं वीटी बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं ना? कोई डाउट है? नहीं है। सर यहाँ पर एंगल कितना है जरा बताएं? 90। वेव फ्रंट यहाँ कितना बना रहा है? 90। अब मैं इस ट्राइंगल को निकालूंगा बेटा, ए सी बी लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी। एंड एक और पहले एक ही निकाल लेते हैं, देखो ए सी बी निकाल लेते हैं यहाँ पर बाहर, ऐसे ऐसे तो बना हुआ है सर, यहाँ 90 है इसका। ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वीटी। सही है वीटी, कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा एक और चीज देखो सर, दूसरा वाला ट्राइंगल एक और निकाल लें। एंड ट्राइंगल कौन सा? और ट्राइंगल ये वाला ये ए डी बी एंड ए डी बी एडीबी ट्राइंगल ले लेंगे। तो एडीबी ट्राइंगल बना के दिखा देता हूं मैं आपको, बना के कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, कुछ ऐसा है। यह 90 है, इसका पॉइंट डी है, ये बी है और ये ए है और क्या है? ठीक है, और रुक जाओ। अच्छा इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल आई था, तो क्या मैं इसको आई बोल दूं? और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है आर है, मैं इसको आर बोल लूं? सही है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? वही बीटी। तो क्या मैं इसको भी बीटी बोल दूं? ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या है सर? ए से बी, ये ए बी है और ये भी ए बी है। इस वाले ट्राइंगल में ए बी की डिस्टेंस इस वाले ट्राइंगल की ए बी की डिस्टेंस के बराबर है। क्लियर है? ये वाली साइड ट्राइंगल की इस वाली साइड के बराबर है। ये वाली बराबर। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये वाली जो साइड निकालोगे, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, क्या दोनों बराबर नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगे ना? इसका मतलब दोनों ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर है। याद है किसी ट्राइंगल की, हमारे 9th क्लास का है कि अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल देते हैं, है ना? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की खासियत क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की खासियत होती है कि उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं तो सारे एंगल भी बराबर होते हैं। क्लियर है? सारी साइडें बराबर होती हैं तो सारे एंगल भी बराबर होते हैं। अब क्योंकि यहां क्या लिख देंगे सर? क्योंकि सर ए बी लिखेंगे इन
ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डी बी में ए बी जो साइड है वो बराबर है ए बी के, ठीक है। अच्छा सी बी सी जो साइड है इसकी इसके ए डी के बराबर है ना। तो कौन सी वाली साइड कौन सी रहेगी, ए सी। इसकी जो ए सी होगी वो किसकी, बी डी के बराबर होगी, बी डी के बराबर होगी। लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। विजिबल हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा नीचे वाला, बाय नीचे में लिखता है। ज्यादा नीचे के लिए। चलो इसको ऊपर ही लिख दूं, यहाँ कर दूं, एक पॉइंट लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ लिख दें। कौन कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डी बी, ठीक है। इसकी साइड ए बी जो है वो दोनों की साइड ए बी के बराबर है, क्योंकि लाइन कैसी है, कॉमन है दोनों, है ना। रीजन भी लिख देते हैं, कॉमन। अच्छा बी सी जो साइड है इसकी, बी सी जो साइड है वो ए डी के बराबर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेगा यहाँ पर ड्राइव करने के लिए, ठीक है। हाँ क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय रे ने सेम डिस्टेंस चली है, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा एक साइड रहेगी, कौन कौन सी, इसकी ए सी और इसकी बी डी, ये बराबर होगी किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट है अभी तक, नहीं है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे फिर, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कौन सा वाला सर, ट्रायंगल ए सी बी, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा कुछ लगाते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल ऐसा कुछ लगाते हैं। तो ए सी वाली जो साइड है ना, इसकी ए सी वाली जो साइड है, इसकी ए सी वाली साइड रियल में किसके बराबर होगी, हम ए सी बी से जा रहे हैं तो हम उसके ए सी वाली जो साइड है इसकी ये वाली साइड के बराबर होगी, है ना। तो हम बी डी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी ए की कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर सर कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर होगा, सही है। इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर होगा, है ना। वैसे हमने एंगल ए एंगल बी पहले लिख दिया। इसका एंगल सी जो होगा इसके एंगल डी के बराबर होगा, इसका एंगल बी इसके एंगल ए के बराबर होगा। बात क्या ले रहे हैं, गौर से देखो ये वाली लाइन क्या लिख रही है, एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। एंगल ए क्या है इसका, आई, एंगल आई बराबर होगा किसके, इसका एंगल बी क्या है, एंगल आर। अरे यही तो है रिफ्लेक्शन का लॉ, कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, यही तो है, ठीक है। जल्दी से नोट करो फास्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे बस इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। हटा दे इसको, बढ़े आगे, चलो फिर तो ठीक है। इसके बाद करते हैं रिफ्रैक्शन। इन्होंने रिफ्लेक्शन को इस तरीके से दिखाया, रिफ्रैक्शन और देखो, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन भी फिर ऐसे दिखाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और ज्यादा टफ नहीं है, बस है ना। टफ वाली चीजें आगे आएंगी थोड़ी बहुत जो टफ हैं, लेकिन फिलहाल अभी नॉर्मल चल रही चीजें, ध्यान से। तो लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स थ्योरी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सुनो ध्यान से, ऐसा मानते हैं कि अब से पहले हमने जो कांच लिया था उसके दूसरी साइड पे पॉलिश की थी, ठीक है। इस बार देखो जरा, कांच है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कांच है। दोबारा से रे लेकर आते हैं, लेकिन मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसकी साइड में, इधर वाली साइड में जो मीडियम होगा वो डेंसर होगा और इधर साइड में जो मीडियम है वो रेयर है, ठीक है। तो मैं इसको मीडियम 1 बोल रहा हूं, इसको मीडियम 2 बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। इसमें जो स्पीड है वो v1 स्पीड है
और इसमें जो स्पीड है वो v2 स्पीड है। अब क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इसमें स्पीड ज्यादा होगी, इसमें स्पीड कम होगी। तो इसमें मैं पहले ही लिख दे रहा हूं कि v1 जो है वो ग्रेटर देन v2 है। v1 यानी पहले वाले जो मीडियम है उसमें स्पीड ज्यादा है दूसरे वाले मीडियम से। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो पैरेलल रे लेकर आ रहा हूं इसमें। ठीक है, दो पैरेलल रे लेकर आए, एक और आने वाली जो रे जब यहां टकराएगी तो यहां पर हम बनाएंगे एक वेवफ्रंट। ठीक है, इसको डॉटेड कर देंगे। आने वाली रे वेवफ्रंट बना रही है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेवफ्रंट। क्लियर है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, कोई डाउट है? ठीक है, आने वाली रे वेवफ्रंट बनाएगी। हाँ, रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, रे पार निकालेंगे इसमें, है ना। रुक जाओ, तो अभी इंसिडेंट वेवफ्रंट बन गया। अब सुनना बेटा, जब तक रे ये इस वाले मीडियम में जाएगी दूसरी वाली तो अंदर निकल जाएगी, है ना, दूसरी वाली तो अंदर निकल जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं ये दोनों टी टाइम लेती हैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वो थोड़ा सा उधर चलती है, टी टाइम लेती है। टी टाइम में ये यहां पहुंच जाएगी तो उसको भी देखेंगे कहां पहुंचेगी। ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी सर? डिस्टेंस, इसमें स्पीड कितनी v1, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सर स्पीड कितनी है इसमें, v1, तो v1 टाइम कितना, t। तो सर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी v1 इंटू टी। सही है। अच्छा, इधर भी तो कोई रे होगी जो पार निकल के आ रही होगी, और जितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंची वो भी तो कहीं पहुंच गई होगी, है ना। तो सर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी टी टाइम के बाद? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसमें, v2, है ना, तो v2 इंटू टी, ये वाला कोई बात नहीं, v1 ये v2 इंटू टी। ठीक है, अब सुनो जरा, एक बात बताना, जितने टाइम में यहां से यहां ट्रेवल किए, क्या उतनी ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल कर लेगी? नहीं करेगी, कम करेगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये थोड़ी कम करेगी, है ना, तो उतना नहीं करेगी। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है, जैसे एक वाहन है और एक वाहन का एक साइड के ब्रेक लगा लिए जाए, है ना, बड़े बड़े वाहनों में ऐसा हो जाता है कि एक टायर के ब्रेक लगा लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक साइड के अगर ब्रेक लगा लिए जाए तो वो वाहन कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, अगर ये ब्रेक लगा दिया जाए तो घूम के ऐसे नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, है? ड्रिफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट तो पूरा घिसड़ के चली जाती है, लेकिन हल्का सा ब्रेक लिया तो ये जब ज्यादा चलेगा तो ये हल्का सा ऐसे रोटेट कर देगा इसको, फिर दोनों छोड़ दो तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, सुनो, तो क्या करना है, तो फिर जब ये कम चलेगी तो हल्का सा ऐसे चलने की जगह ये ऐसे जाएगी। फिर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसकी स्पीड कम होगी तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। फिर नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल रुक जाओ, नॉर्मल डालो, स्पीड तेज हो जाती है ना इन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो किसमें, वो हाइजेंस थ्योरी नहीं थी, वो थी न्यूटन थ्योरी थी। ठीक है, सुनो, वो पार्टिकल्स थे, अट्रैक्ट करते थे। सुनो ध्यान से, तो यहाँ अब पहले सुनो, यहाँ से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी तो ये हल्की सी ऐसे ना जाके ऐसे हो जाएगी स्लाइडली, तो मैं ऐसे ना भेज के उसको ऐसे भेजूंगा। ठीक है, और ये भी ऐसे जाएगी। ठीक है, सुनना, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, सर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, v2 इंटू टी। ठीक, अब मैं जितनी डिस्टेंस मान लेते हैं ये इतनी ट्रेवल की है, ये इतनी ना करके थोड़ी सी कम करेगा, थोड़ी सी कम मतलब इतनी कर लेते हैं, तो मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा। मैं एक यहाँ वेवफ्रंट डाल दूँ, अभी ऐसे जाएंगी तो एक वेवफ्रंट डाल दिया, सही है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, इस वाली वेवफ्रंट को क्या बोल देंगे सर? रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ठीक है, अच्छा, इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पर एक नॉर्मल डाल लेते हैं, ऐसे नॉर्मल डाला, आने वाला जो एंगल है वो आई एंगल होता है। ऐसे ही जैसे पिछली बार किया था, ये आई है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर से आई। सही है, जरा सोचना, अब ये आई है तो ये वाला एंगल आर होता है। अगर कोई रे निकल के आती है इस तरीके से तो नॉर्मल के साथ ये आई बनाती है, आर बनाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ आर बनाया, वो वाला बनेगा, यही वाला बनेगा नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है आर। अच्छा, ये आर है तो ये वाला कितना होगा फिर, ये क्योंकि पूरा 90 होता है तो 90 माइनस आर। सही है, ये बताओ ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है, 90 है ना बेटा, ये 90 माइनस आर,
ये वाला निकाल सकते हैं, कितना आएगा पता है, आर ही आएगा, कितना आएगा, आर ही आएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, आर। सही है, इसके नाम लिख दें, इसको मैंने लिख दिया ए, इसको मैंने लिखा बी, इसको मैंने लिखा सी, इसको मैंने लिखा डी। सर वो भी 90 है, कौन सा वाला, डी वाला। हाँ ये वाला भी 90 है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है v1 इंटू टी। ये वाला क्या है, सी वाला कौन सा, सी वाला कहाँ, ये ऊपर वाला, ये हाँ। ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है यहाँ पर, बेंड हुई है हल्की सी। ठीक है सुनो, हाँ रुक जाओ। तो यहाँ पर आर है, सुनो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अरे जितनी देर में ये इतना चला था, यहाँ से यहाँ तक उतना चला था, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, v2 इंटू टी, यही तो है। मैं दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकाल रहा हूँ, कौन कौन से को, एक इस वाले ट्राइंगल को और एक इस वाले ट्राइंगल को निकाल लें, निकाल लेते हैं। चलो देखो यार, हाँ भाई सुनो, तो कहाँ निकालूं, इधर ही निकालना है। एक ट्राइंगल मैंने लिया ये ऊपर साइड में से ADC, ऐसे, इसको 90 डिग्री रखा, ये v1 इंटू टी है, ये यहाँ पर I है, ठीक है, इसका नाम A है और इसका नाम C है। सही है, ठीक है। अब सुनना बेटा, मैं इस वाले ट्राइंगल, पहले दोनों ट्राइंगल निकाल ही लेते हैं। एक ही वाला ट्राइंगल उठा लो, तो ऐसे ऐसे, यहाँ 90 है, यहाँ C, यहाँ पर B और यहाँ पर A, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, v2 इंटू टी, और ये क्या है यहाँ पर r, ठीक है। सही वाला एंगल आर क्यों है, बताओ, ये वाला एंगल, ये r नहीं निकला अभी है, कैसे? वही तो बता रहा हूँ, ये r था, यहाँ 90 माइनस r था, यहाँ 90 है, तो कितना बचा, तीनों को 180 के बराबर जोड़ के रख लो, हाँ। r ही आएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो 90 90 180 हो गया, r ही बचा, ठीक। सुनो अभी काम कर ले, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में से साइन की वैल्यू निकाल लो। हाँ बताओ, ए, हाँ ये वाला डी है, ठीक है, ए डी सी, सही है ना, ए सी, अरे ये वाला ट्रायंगल है, देख लो ना यहाँ से, ठीक है, ये नीचे वाला ये वाला है दूसरा, ठीक है। चलो अब इसमें साइन आई की वैल्यू निकालो। साइन क्या होता है पता है, पी अपॉन एच, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यहाँ निकाल दूं, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो साइन एंगल कितना निकाल ले, साइन आई, साइन होता है पी अपॉन एच। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है सर v1t, साइन क्या, तो p अपॉन एच। हाइपोटेनियस कितना है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस सर, 90 के सामने AC, इसको हाइपोटेनियस में डाल देना, दिखने में लग रहा है ऐसा, ठीक है, AC, AC, ठीक है। इधर आते हैं सर, यहाँ भी साइन निकालते हैं लेकिन r के साथ, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। तो साइन r इक्वल, साइन क्या होता है p अपॉन एच, तो साइन p क्या है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाएगा v2 इंटू टी BC अपॉन p अपॉन एच, हाइपोटेनियस AC। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखाएंगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे साइन आई अपॉन, या क्या लिखेंगे, साइन आर इक्वल, सही है, इधर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल ये अपॉन ये, एक साइड में ये अपॉन ये और एक साइड में ये अपॉन ये, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, v1 इंटू टी, v1 इंटू टी अपॉन AC अपॉन v2 इंटू टी अपॉन AC। देखो AC से AC कट गया, T से T कट गया, ठीक है। तो क्या है बच्चा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल क्या, v1 अपॉन v2। बेटा v1 भी मीटर पर सेकंड होती है, v2 भी मीटर पर सेकंड है ना। तो दोनों जब मान लेते हैं, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड लगाया जी, कट जाएगा, 2 ही तो आएगा, क्लियर है, 2 आएगा। और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट, क्या आएगी वैल्यू, कांस्टेंट। जरा देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट लिख सकते हैं सर, और इसके इक्वल इसको ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, साइन अपॉन साइन आर कांस्टेंट। अरे रिफ्रैक्शन का लॉ नहीं है, स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। v1 v2 कांस्टेंट कैसे कहते हैं तुमने, अगर एक स्पीड में दूसरी स्पीड से डिवाइड लगाओगे,
ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, कोई वेरिएबल वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अरे एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड लगा रहे हो तो नंबर ही तो आएगा कुछ, तो कांस्टेंट ही तो वैल्यू आएगी, नहीं समझे। सेम यूनिट की जब भी वैल्यू, अगर सेम यूनिट, अगर मैंने बोला किलोग्राम अपॉन किलोग्राम में डिवाइड लगाओगे तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है। सेम यूनिट की अगर वैल्यू होंगी और डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसीलिए मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, ठीक है, दोनों कटेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो मैंने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, और ये क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये प्रूव्ड, बस। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए, चलो। बढ़े आगे, हटा दें इसको, चलो नेक्स्ट लिखो। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बिल्कुल टॉपिक डालो ने, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, चलो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना, क्या होता है, मिलना। तो अगर मैं बोलूं वेव्स का मिलना, दैट मीन्स इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब देखो ध्यान से, एक वेव है इस तरीके से ही जा रही है, तो वेव का नेम मान लेते हैं y1 है, ठीक है, या कोई पॉइंट P है, ऐसे। एक और वेव है इस तरीके से आ रही है और यहां पर मिली, ये कोई पार्टिकल है, P जो है क्या है, एक पार्टिकल है, P एक पार्टिकल है। आपने कभी लहरों पे किसी पार्टिकल को ऊपर नीचे होते देखा है? अरे लहर आ रही है, उसमें कोई भी चीज पड़ी हुई है और वेव्स अगर इस तरीके से नीचे निकल के आती है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नहीं देखें तो दिखा देंगे, चलो सुनो, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा समझो कि अगर इस तरीके से ये जो वेव्स इस तरीके से जाती है, लहर इस तरीके से जाती है और कोई भी पार्टिकल उसमें पड़ा हुआ है, कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो ऊपर नीचे सस्पेंड होती है, ऊपर नीचे, ठीक है, वेव के साथ। सुनो ध्यान से, तो मान लेते हैं ये वाली वेव है, ये वाली वेव है, ये वाली वेव इस तरीके से आ रही है, ये बोल रही है, इस तरीके से मिले ये कि बेटा ये वाली वो बोल रही है कि 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है इस पार्टिकल को, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। जब पार्टिकल के नीचे से ऊपर की तरफ उठा रही थी तब पार्टिकल आया और ये क्या कहना चाह रही है इसको कि 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है इसको, क्लियर है। तो सर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 सेंटीमीटर। ये तो एक वेव का था, लेकिन दूसरी एक और वेव आई और वो ऐसे मिली कि वो ये कह रही है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर उठो, तो फाइनली कितना उठा ये, सर 15 सेंटीमीटर, सिंपल है, 15 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सर ये वाली वेव कह रही होगी 10 सेंटीमीटर ऊपर उठो, ये वाली वेव कह रही है कि बेटा 10 सेंटीमीटर नीचे जाओ, तो पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा, है ना सर, 10 ऊपर 10 नीचे तो ऑपोजिट है, ठीक है, लेस हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली बोल रही हो कि 10 ऊपर जाओ और ये नीचे की तरफ बोले कि 2 सेंटीमीटर नीचे आओ, तो फाइनली कितना सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अरे ऊपर की तरफ उठा रहा है, वो 10 उठाने की कोशिश कर रहा है, ये 2 गिराने की कोशिश कर रहा है, तो रियल में वो 10 नहीं उठ के 2 कम हो जाएगा, यानी 8 उठ पाएगा। टेढ़ा नहीं भेज रहे, ठीक है, सुनो, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, चलो सुनो। तो ये वाली वेव है, यानी इन वेव्स को, अच्छा, ये पार्टिकल कहाँ सस्पेंड करेगा, कहाँ रुकेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला बनाते हैं, ये y1 वेव थी, ये y2 वेव थी। बाई क्या है, बाई है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिखूंगा बाई यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी पार्टिकल रियल में कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है उनके वेक्टर सम पर। कैसे, वेक्टर सम पर, मतलब सर y ने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, y1 बोलूं इसको, y1 ने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया प्लस y2 ने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, दोनों का सम y नेट होगा। मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं, इसको नहीं, रुक जाओ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसा नहीं है 2 ही वेव्स मिल रही हो,
ऐसा नहीं है ये दो ही वेव्स मिल रही हो, 2 3 4 5 बहुत सारी वेव्स मिल सकती हैं, ठीक है। अभी मैं 2 3 निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला कि एक वेव है इस तरीके से, ये y1 वेव है, यहां पर पॉइंट पर आ रही है, एक और वेव आ रही है, ये y2 वेव है, ये ऊपर तरफ, ये नीचे की तरफ, ये y2 वेव है, एक और आ रही है इस तरीके से, ये y3 वेव है, ये चारों तरफ से इधर आ रही है, ये y4 वेव है, ठीक है। ये कहना चाह रही है ये वाली कि +4 सेंटीमीटर, ऊपर 4 उठाना चाह रही है। ये कहना चाह रही है नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा रहा हूँ? डायरेक्शन बताने के लिए। माइनस क्यों लगा रहा हूँ? डायरेक्शन बताने के लिए, बिल्कुल नीचे की साइड में, ठीक है। ये बोल रहा है by2 जो है, ये बोल रहा है कि भाई साहब +5 सेंटीमीटर ऊपर, है ना। ये बोल रहा है कि भाई साहब प्लस का 3 सेंटीमीटर या माइनस का 3 सेंटीमीटर, माइनस का 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बाई नेट जो होगा by1 + by2 + by3 + by4। लेकिन वेक्टर लगाने का फायदा क्या है? वेक्टर से साइन साथ में आता है। वेक्टर नहीं लगाओगे तो प्लस 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 ही आ जाएंगे फिर सारे, और सब उठ ही जाएगा फिर, है ना। वेक्टर लगाने का मतलब है y1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा जाएगा। अब मैं y1 की वैल्यू रखूंगा, y1 कितना है? +4, ठीक है। by2 कितना है? -2 by2 +5 है, ठीक है। by3 कितना है? by3 -2 है, -2 रखूंगा। प्लस नहीं रखना है, वेक्टर है तो साइन के साथ साइन रखना है ना। by4 कितना है? by4 है -3। सॉल्व कर लेंगे सर। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 - 5 सर 4 आएगा पॉजिटिव, यानी वाई नेट, यानी ये जो पार्टिकल है ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर उठ जाएगा। फाइनली जो पार्टिकल है वो 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। ये बात क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना। चलो अब मिलाने की कोशिश करते हैं। चलो हटा दो इसको, हटा दो। चलो अब बाद में करना। अब धीरे धीरे बेटा वेव्स को ना अच्छे से समझते जाना, ठीक है। अब थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी, ठीक है, तो आप आराम से समझना। मान लेते हैं 2 सोर्स है मेरे पास, S1 सोर्स, S2 सोर्स, S1 सोर्स, S2 सोर्स, ठीक है। अच्छा, इस वाले सोर्स से मान लेते हैं यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है, P पार्टिकल है, ठीक है। ये यहाँ से वेव गई ऐसे, और एक, हाँ, और एक वेव यहां से गई, एक वेव यहां से गई और P पॉइंट पर मिली, ठीक है। यहां से जो गई है ये इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से जो गई है इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब तुम सबसे पहले ना वेव का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अच्छे से समझना। बाई इक्वल A साइन ओमेगा t प्लस एक्स के, एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इन चीजों को अच्छे से समझोगे तो सारी वेव्स अच्छे से समझ में आने लगेंगी। सर बाई क्या है? बाई है डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। बाई क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट। ए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो आपसे पहले सुना है ना? नहीं सर, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उसमें सुना है सर, वो रिकॉर्डिंग वगैरह की बात है। एक है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? बता रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है। अरे वो जो अगर इस तरीके से ये उठ रहा है, ये उठ रहा है, ठीक है, कितनी हाइट तक जा रहा है यहाँ से, अच्छा, ठीक है, कितनी हाइट तक जा रहा है। अब सुनो, एम्पलीट्यूड, इसके बाद ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर, ओमेगा से आपसे पहले भी पढ़ा है, टॉर्क वगैरह में पढ़ा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना, ओमेगा का जो वैल्यू होता है 2 पाई एफ, एफ क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, और के अभी ना जानो, आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। वैसे के का वैल्यू लिख देता हूं मैं, के इक्वल होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, शायद लैम्डा अपॉन 2 पाई, अभी देख लेंगे, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, ठीक है।
डब्ल्यू टी प्लस ये क्या है? ओमेगा टी है वो, एक्स कैसे मैं बता रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव के एन ट्रेवल्ड के एन बाय द वेव वेव। ठीक है, अब टी क्या है? टी है टाइम, कितने टाइम में ट्रेवल किया है। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। ठीक है, दोबारा समझो क्या क्या चीज है, दोबारा समझो। बाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। साइन तो वो आप जानते हो, साइन कॉस साइड। ठीक है, चलो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? टाइम, कितने टाइम में ट्रेवल किया है। ठीक है, हाँ अभी बाद में जानेंगे। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। एक्स क्या है? हाँ, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। ठीक है, अच्छा ये जो इतना पूरा पार्ट, ये वाला इतना वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? फेज। ठीक है, चलो फेज। ये ड्राइव में लेना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, ये क्या फेज, अब करना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ठीक है, वरना फिर रट्टे मारने पड़ेंगे तुमको। के अभी मत जानो, लिखते रहे, रुक जाओ रुक जाओ, पहले फिलहाल समझो। हाँ बस बस सुनो, के स्लोप नहीं है, ये पी पॉइंट है। अब सुनो, अगर मैं इस वाली वेव के लिए दोनों इक्वेशंस बनाऊं, दोनों के लिए इक्वेशन बनाऊं, तो मैं पहले पूछूंगा y1, पहली वाली है तो y1 इक्वल a1 साइन, अच्छा ओमेगा सेम रहता है, याद रखना ओमेगा सबका सेम होता है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। शुरुआत में ऐसा था, शुरुआत में ये वेव की इक्वेशन थी। इस वाली वेव की इक्वेशन इसी हिसाब से बना दो बेटा, y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अच्छा ये इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां पर अब जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी सर y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। x1 मतलब पहले वाली डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। ठीक है, अच्छा के x1। दूसरा वाला देखो, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है, अभी तक यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताओ क्या है। अब दोनों वेव्स को मिलाएं, सुपरपोजिशन तो जानते हैं हम लोग, दोनों वेव्स को मिलाएंगे तो वाई नेट कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2। वाई नेट कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2। मिलाएं, चलो। हाँ क्या 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 बताओ? हाँ y1 x1 और x2 का फर्क है। यहाँ x1 डिस्टेंस ट्रेवल की थी, यहाँ x2 डिस्टेंस ट्रेवल की थी। ठीक है, हाँ हाँ एम्पलीट्यूड का फर्क है, वो तो अपनी अपनी वेव का अलग अलग होगा। सुनो ध्यान से, तो अगर मैं बोलूँ y नेट कितना आएगा जी, तो y नेट कितना आएगा? y नेट आता है y1 प्लस y2। सही है, y1 प्लस y2। तो y नेट की वैल्यू निकालो बेटा, y नेट इक्वल y1 की जगह वैल्यू रखो a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। ठीक है, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। यहां तक दिक्कत है? नोट करो पहले फास्ट जल्दी से इतना। देखे बेटा, ये क्या है? ये क्या था? ये जानते हो ना, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये फेज। और फेज में आया डिफरेंस, इसका फेज कुछ और है, इसका फेज कुछ और है, तो मैं फेज डिफरेंस निकाल लूं, फेज डिफरेंस निकाल लूं। जल्दी निकालते हैं। देखो जरा फेज डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सर इसका फेज ज्यादा है या इसका फेज ज्यादा है? जितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की उसका फेज ज्यादा, जिसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की उसका फेज कम। यानी इसका फेज ज्यादा होगा या इसका फेज ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिस्टेंस कम होगी, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये वाला फेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फेज डिफरेंस को आप किसे दिखाते हैं? ध्यान सुनो, फेज एक एक चीज को अच्छे समझ से जाने, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे वरना। ठीक है, फेज डिफरेंस
अच्छा फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? 5 से फाई से। अच्छा फेज डिफरेंस निकालेंगे किससे? इसके बड़े वाले फेज में से छोटा वाला फेज लेस कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला फेज क्या था सर? ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, क्या लेस करेंगे इसमें से? ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है। फेज डिफरेंस, दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, ठीक है, फेज डिफरेंस। अच्छा तो फाई इक्वल, अब मैं सॉल्व कर दूंगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस, इसको खोलेंगे तो माइनस ओमेगा टी और माइनस के एक्स वन, ठीक है। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा तो फाई इक्वल ये हो जाएगा के एक्स टू माइनस के एक्स वन, ठीक है। तो फाई इक्वल आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। बेटा फाई इक्वल के, इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मतलब समझते हो ना, डेल्टा एक्स है ना, डिफरेंस दोनों का, एक्स में जो डिफरेंस है उसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो फाई इक्वल के की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा, यहाँ लिख देना, कहाँ लिखा था हमने? नहीं लिखा था? के इक्वल, के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होती है जानते हो? वेवलेंथ, वेव एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में सेपरेट बताएंगे, ठीक है। सुनो फिलहाल अभी ये देखो कि ये क्या है, फाई इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डब्बे में बंद कर लेना, जरूरत पड़ती रहेगी बार बार, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? फेज डिफरेंस। क्या है सर? फेज डिफरेंस, ठीक है। एक और सुनना, ये तो आप जानते हैं, ये क्या है? वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। लेकिन ये क्या है? ये सर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? एक्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इसका पाथ, क्या बोलते हैं? पाथ। तो ये किस में डिफरेंस है? पाथ में डिफरेंस है, तो इसको क्या बोल देते हैं? पाथ डिफरेंस। क्या बोल देते हैं? पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ, डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे, आराम से चीजों को समझते जाना, क्या क्या चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार, हमने ये इसकी इक्वेशन बनाई है, इसने x1 तो इसका इतना रखा, इसने x2 किया तो इसने इतना रखा, ठीक है। हमने दोनों को मिलाने का तरीका समझा था सुपरपोजिशन के तरीके से, तो हमने दोनों को मिलाया, बाई नेट इक्वल बाई वन प्लस बाई टू, ठीक है। हमने बाई वन प्लस बाई टू की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से है। हमने निकाला इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस इसके फेज में से इसके फेज को लेस कर दिया, तो हमारा कुछ ऐसा आया, 2n 2 पाई है वो 2 वो फिक्स वैल्यू होती है इसकी फिक्स वैल्यू होती है, के की वैल्यू फिक्स होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्लियर है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, हटाएं इसको, हटा दें। अच्छा आपको याद है एक बार जब हम जब क्वेश्चंस करते थे तो फोर्स जब अलग अलग डायरेक्शन में हुआ करता था, वेक्टर सम क्या करते थे, याद है कुछ? सर आधा फोर्स इधर जा रहा है, आधा फोर्स इधर जा रहा है, इसको F1 इसको F2, तो और यहाँ पर वैल्यू थीटा दे रखी है, तो हम ऐसे निकाल देते सर अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, याद है कुछ? हाँ, तो वही हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। चलो हटा दो इसको, हटा दें, पक्का? चलो बेटा तो मैं टेंशन हो, मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, तो मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ए आर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट जो होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट लगाओ पहले वाले का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, वही फेज डिफरेंस, इनके साथ फेज डिफरेंस है, यहाँ थीटा नहीं है, एंगल जो आएगा दोनों का फेज, हाँ साइन के जो एंगल है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, तो अगर मैं इधर से अंडर रूट हटा दूं, इधर से अंडर रूट हटा दूं, तो क्या इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा सर ए आर का स्क्वायर इक्वल a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में, ठीक है। हाँ कुछ ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
सर वो सीधी सीधी तो चलती नहीं हुई, तो वो सीधे सीधे क्यों हो गया इतना? रुक जाओ, हटाओ। चलो एक छोटा सा टॉपिक डालो, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट डालता हूं, कोहेरेंट सोर्स। हाँ टॉपिक डालो, कोहेरेंट सोर्स। देखो देखो कोहेरेंट सोर्स होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा अगर, पता है एक चीज बताओ, ये वेव्स हैं, ये लाइट की वेव्स हो सकती हैं, पानी की वेव्स हो सकती हैं, जिसकी भी वेव्स हैं। अभी हम फिलहाल लाइट की वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुना बेटा, जब दो सोर्स, एक सोर्स यहां पर है और एक सोर्स यहां पर है, ठीक है? एक सोर्स यहां है, एक सोर्स यहां है, और दोनों से लाइट इमिट हो रही है। तो जब लाइट, दोनों की वेव्स जो निकलती हैं, दोनों की वेव्स निकलती हैं, तो दोनों की वेव्स इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे में। क्या करती हैं? इंटरफेयर करती हैं। तो जब इंटरफेयर करती हैं, इस तरीके से इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, तो लाइट ना कहीं पर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और कहीं पर बहुत ज्यादा लो हो जाती है। जहां मैं वही तो बता रहा हूं, ध्यान सुनो, यहां एक सोर्स यहां पर है, एक सोर्स यहां पर है, दोनों से वेव्स निकली, दोनों से वेव्स निकली, और वेव्स निकलने के बाद एक दूसरे से मिली। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर दोनों वेव्स ऊपर की तरफ जा रही होंगी, ठीक है? तो जहां दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं, है ना, वहां पर ब्राइट फ्रिंज यानी एक बहुत चमकीला पार्ट बन जाता है। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर दोनों वेव्स नीचे की तरफ जा रही होंगी, वहां एकदम अंधेरा टाइप का हो जाता है ना, ब्लैक वाइट टाइप की पट्टियां बनती है, ठीक है? देखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल समझो भी कि जब दो सोर्स इधर से जा रहे हैं, बोल दूंगा मैं कुछ फालतू में तो यार, सुनो ध्यान से, दांत निकलने फालतू, सुनो ध्यान से। तो अगर एक सोर्स इधर है, एक सोर्स इधर है, जब दोनों सोर्स से वेव निकल रही हैं, ठीक है, तो दोनों की वेव्स एक दूसरे से मर्ज होती हैं, ठीक है? दोनों की जो वेव्स एक दूसरे से मर्ज होती हैं, तो ऐसा होता है जहां पर दोनों वेव्स टॉप पोजीशन में मिलती हैं, तो उस वाली जगह पर ब्राइट पार्ट आ जाता है, एकदम लाइट, ज्यादा चमकीला पार्ट आ जाता है, ठीक है? कुछ, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, जहां पर टकराती हैं, टकराने के बाद की बात कर रहा हूं। जब वो दोनों टकराती हैं, तो अगर वो टॉप पोजीशन में टकराती हैं, अगर ऊपर की तरफ टकराती हैं, ठीक है, तो वहां पर ब्राइट पार्ट आ जाता है। लेकिन अगर दोनों बॉटम पोजीशन में जाती हैं, तो डार्क टाइप का आ जाता है, ठीक है? सुनो, इसका मतलब है कि दोनों जब मिलेंगी तो कुछ कुछ फ्रिंजेस बन जाती हैं। क्या बन जाती है? उसको फ्रिंज बोलते हैं, जो पट्टियां बन जाती हैं उसको फ्रिंजेस बोलते हैं। एक जगह ऐसी होगी जहां पर बहुत ज्यादा चमकीला पार्ट आ रहा होगा, एक थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा, फिर चमकीला, फिर डार्क, फिर चमकीला, फिर डार्क, ठीक है? ऐसा जनरली होता है। सोर्स कैसे हो? अगर सोर्स कोहेरेंट हो। कोहेरेंट होने का मतलब क्या है? सर उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है? अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो टाइम से रिलेशन नहीं होगा। अब हम धीरे धीरे समझेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे तो क्या फर्क आता है। तो फिलहाल ये समझो कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ब्लैक की जगह ब्लैक दिखेगा और ब्राइट की जगह ब्राइट दिखेगा। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा ऐसा करके देखते हैं कि इनको ना चेंज करके देखते हैं, ठीक है? अभी हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था कि बाई नेट का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था कि वाई नेट इक्वल A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2, यही तो था। अच्छा, ओमेगा सेम होगा तो कोहेरेंट सोर्स होगा। अब देखते हैं ओमेगा चेंज करने से क्या फर्क आता है। कोहेरेंट सोर्स तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैंने एक काम किया, पहले वाले का ओमेगा 1 मान दिया, दूसरे वाले का ओमेगा 2 मान दिया, ठीक है? क्लियर है? अब सर अब हम फेज डिफरेंस निकाल के देखते हैं, दोनों के फेज में क्या डिफरेंस है। सर फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस में तो इस बार बड़े वाले फेज में से छोटे वाला फेज लेस कर देते हैं, अभी निकाला था, ठीक है? तो फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस होगा सर ओमेगा 2t प्लस KX2, इसमें से लेस करेंगे ओमेगा 1t प्लस KX1, ठीक है? सही है? अब मैं इसको जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ओमेगा 2t प्लस KX2 माइनस ओमेगा 1t माइनस KX1। मैं ओमेगा वाले पास लेकर आ रहा हूं। ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t, एक ब्रैकेट में रख लिया, प्लस
के एक्स टू माइनस के एक्स वन, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ टी बेटा, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी प्लस यहाँ से मैं के कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये सर फेज डिफरेंस को हम फाई से दिखाते हैं, फेज डिफरेंस को फाई से दिखाते हैं। वेरी गुड, इतना आया सर। एक बात बताते हैं, अब से पहले फेज डिफरेंस किस चीज पे डिपेंड करता था सर? पाथ पर। किस पर? पाथ पर, है ना। ये तो था ही नहीं है तब, ये नहीं था ना तब, सिर्फ किस पर डिपेंड करता था? पाथ पर। यानी किसने ज्यादा ट्रबल किया है, किसने कम ट्रबल किया है। अगर दोनों ऐसे मिल जाती हैं, ये ज्यादा ट्रबल करके आ रही है, कम ट्रबल करके आ रही है, दोनों एक साइड मिल जाती हैं तो ब्राइट बन जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे बनती हैं तो हल्का धुंधला हल्का वैसा बनेगा, लेकिन दोनों नीचे मिल जाती हैं तो डार्क बन जाएगा। ठीक है, लेकिन तब सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था? पाथ पर। किस पर? पाथ पर। लेकिन अभी गौर से देखो, टाइम पर भी बेस्ड है, टाइम से भी रिलेशन है। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पर एम्पलीट्यूड के ऊपर आ रहा हूं, ध्यान से। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था ए आर का स्क्वायर इक्वल ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाई। फाई, यहां फाई का रिलेशन किससे? टाइम से। फाई यहां भी आ रहा है, यानी एम्पलीट्यूड का रिलेशन भी किससे होगा? टाइम से होगा। करेक्ट है। अच्छा, एम्पलीट्यूड से अभी हम एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी भी निकालेंगे। अगर एम्पलीट्यूड बदलेगा तो इंटेंसिटी भी बदलती है, अभी निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी समझो कि अगर एम्पलीट्यूड, अगर यहां एंगल बदला, टाइम पे डिपेंड है तो ये भी टाइम पे डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि सर अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करूं तो यहां पर जिस जगह पर अभी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, टाइम के साथ ये ब्राइट से डार्क होगी, डार्क से ब्राइट होगी, ब्राइट से डार्क होगी, डार्क से ब्राइट। इसको कोहेरेंट सोर्स नहीं बोलते। कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं लाइट जलाई, ये यहां रखी है, ये यहां रखी है, ठीक है, और ऐसे लाइट जला दी दोनों, इधर काली इधर सफेद, काली सफेद, काली सफेद, इधर पट्टी बन गई, और ये जलती रहेंगी तो पट्टियां ऐसी रहेंगी। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होगा पता है? इस वाली कंडीशन में होगा टाइम के साथ वो फ्लक्चुएट करेंगी, यानी जो डार्क है वो ब्राइट होने लगेगी, जो ब्राइट है वो डार्क होने लगेगी, हल्की हल्की हल्की, पूरा सब टिमटिमाता हुआ दिखेगा। इसको कोहेरेंट सोर्स नहीं बोलते। कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्स सर टाइम पे डिपेंडेंट ना हो। पाथ रेफरेंट ठीक है सर, इधर ये यहां रखा है, एक यहां रखा है, तो ठीक है, एक क्लियर साफ बन रही है, एक थोड़ी धुंधली बन रही है, एक साफ बन रही है, ठीक है, ऐसी बन रही है। लेकिन इस पे यहां अगर मैंने ओमेगा को चेंज किया तो टाइम पे रिलेशन आ गया। टाइम पे रिलेशन का मतलब है सर एक सेकंड पहले वहां पर डार्क बन रही थी, एक सेकंड बाद वहां ब्राइट हो जाएगी, फिर डार्क फिर ब्राइट। ठीक है, तो सोर्स ऐसे कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? ऐसे सोर्स जहां पर सर टाइम पे डिपेंडेंसी ना हो, टाइम पे डिपेंडेंसी ना हो और वेवलेंथ सेम हो। वेवलेंथ के एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो तो टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, और ऐसे सोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है? ठीक है, एक बार इतना छोटा छोटा पार्ट बना लो। ठीक है, यहां लिख देंगे कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस। ठीक है, यहां पहले हमने यहां पर क्या लिखा था? हमने यहां पर फेज डिफरेंस डाल दिया था, रुक जाओ मैं लिख देते हैं। इफ वी चेंज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तुम्हें ये नहीं पूछेगा ये क्या है ना, ये तो मैंने अपने पास से बताया तुमको कि अगर तुम इस तरीके से बना दोगे तो वो जो फ्रिंजेस हैं वो बदलती हुई दिखेंगी। कोहेरेंट सोर्स बोलता है कि यहां पर रख दिया तो फ्रिंज एक बार बन गई तो वैसी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ कब बदलनी चाहिए? जब हम इनको इधर उधर करें, इनके पाथ में डिफरेंस करें ना, तब वो बदलें, अदरवाइज टाइम के साथ ना बदलें। ठीक है, चलो, तो इफ वी चेंज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तब क्या आया? ये तब ये आया सर फेज डिफरेंस। then phase difference depends on time फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? फिर टाइम पर, है ना। और फेज डिफरेंस पे कौन डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन amplitude depends on phase difference।
ठीक है, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस। उसके बाद ये पूरा पोर्शन बनाओ जरा जल्दी से, हो गया था। कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन लिखें, कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन लिखें। कोहेरेंट सोर्स कौन सा होगा? जिसका फेज डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, वो टाइम के साथ वेरी ना करे। ठीक है, लिखते हैं चलो। दोज सोर्सेस, दोज या लिख दो, those light source which have constant phase difference and does not vary does not depends on time, does not depends on time. These type of sources are known as coherent source. These type of source लिख दो, these type of sources are known as coherent source. क्वेश्चन आएगा बेटा, कोहेरेंट सोर्स। इस टाइप के जो सोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। साफ साफ बात बोलूं तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओमेगा क्या होना चाहिए सर? सेम होगा तो कोहेरेंट सोर्स होगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। कोहेरेंट सोर्स देखो, लिखो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसमें क्या क्या चीज क्या है? एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो कि जनरली सेम होती है। कोहेरेंट, अब हमारे सिलेबस में सिर्फ कोहेरेंट सोर्स है। हमारे सिलेबस में कोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब हम ओमेगा को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे हम ओमेगा को चेंज नहीं करेंगे। अगर जितनी भी चीजें होंगी अब ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स हैं। ठीक है, चलो। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये है डेंसिटी, ये क्या है? डेंसिटी। और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, क्या? हाँ, 2 पाई। क्या बनाया? सीधे बनाओगे। ये रो टाइप का है ऐसा। ठीक है, चलो। डेंसिटी है। हाँ, डेंसिटी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी सेम होती है, डेंसिटी सेम होती है, स्पीड सेम होती है, सिर्फ एक ही चीज बदलती है, क्या? एम्पलीट्यूड। यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो एक नया कांस्टेंट ना लगा ले। क्या लगा ले बताओ? क्या लगा ले? याद रखना, लेकिन ये के वो नहीं है, 2 पाई अपॉन लैम्डा नहीं है। के नहीं लगा? ठीक है, चलो। एनसीईआरटी ने के लगा रखा है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं सी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनो। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, फिर के ही रहेगा। ठीक है, हटो, ये रहेगा। लाइट ऑफ स्पीड बोल रहे हैं सी को। आई इक्वल, हाँ, इन सब के सारे कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं। सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है सर? ए पर, ए स्क्वायर। हाँ, बहुत यूज होता है। नहीं, ठीक है। आई इक्वल के ए स्क्वायर। के इज अ कांस्टेंट, कॉमन कांस्टेंट लिख देते हैं, कॉमन कांस्टेंट। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ वेव
इंटेंसिटी, ए क्या है? एम्पलीट्यूड, ए क्या है? एम्पलीट्यूड। अब थोड़ा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, ए आर का स्क्वायर इक्वल ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई है ना, ये फॉर्मूला था ना। यहां से हम इंटेंसिटी, मैंने अभी बताया था कि इस वाले फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी निकालेंगे, वहीं से निकालने की कोशिश करें। देखो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं के को नीचे लिया हूं, तो मैं ये हो जाएगा आई अपॉन के इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। जब मैं ए आर की बात करूंगा, जब मैं ए आर स्क्वायर की बात करूंगा, तो फिर मैं आई भी आर लिख दूंगा अपॉन के। बताओ क्या सही है सर। सही है ना। जब मैं वन की बात करूंगा, जब मैं वन की बात करूंगा, तो मैं ए पर वन लगाऊंगा, तो फिर मैं आई पर भी वन लगा दूंगा, सही है सही सही है ना। ऐसे ऐसे मैं टू की बात करूंगा, तो मैं ए टू का स्क्वायर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा बेटा आई टू अपॉन के। कोई दिक्कत है? इनको वहां पुट कर सकते हैं, वहां पुट कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सर आई आर स्क्वायर की जगह, सॉरी ए आर स्क्वायर की जगह आई आर अपॉन के लिख लें। यस सर। आई आर अपॉन के, I1 बताओ। अरे फॉर्मूला यहां से बनाया ना, आई इक्वल के ए स्क्वायर की जगह ये के नीचे आ गया, तो आई अपॉन के हो गया। जब आर लगा रहे हैं तो आई के साथ आर, वन लगा रहे हैं तो आई के साथ वन, यहाँ टू तो यहाँ भी टू, ठीक है। तो पुट करो बेटा, इक्वल ए वन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? ए वन स्क्वायर की जगह आई वन अपॉन के, ए टू स्क्वायर की जगह ए टू ए वन, ये आर था, ये वन और ये टू, आई टू अपॉन के प्लस टू। ए वन की जगह क्या रखेंगे? ए नहीं, स्क्वायर क्यों लगाएंगे बेटा? अरे स्क्वायर इक्वल ये नॉर्मल होता है, ये स्क्वायर और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अब सोचना जरा, ए वन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ए वन का स्क्वायर तो है, ए वन की वैल्यू नहीं है, अंडर रूट आर। बिल्कुल। तो यहां से स्क्वायर हटा के तो अंडर रूट में डाल दो इसको, है ना। तो ए वन की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट आई वन अपॉन के। यहां से देखो ना, यहां से मैच करो ना इसको, नीचे आएगा तो आई इक्वल के आई टू अपॉन के बाद में समझाना। आई टू अपॉन के, अच्छा ठीक है, सही है, सही है, ठीक। चलो तो अब अगर मैं एक काम कर लूं, यहाँ ए वन की वैल्यू रखूं तो अंडर रूट में आएगा ना। अरे ए वन का स्क्वायर है इतना, तो ए वन की वैल्यू स्क्वायर इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अरे बेटा ए वन की वैल्यू निकालेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा आई वन अपॉन के, है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई वन अपॉन के इंटू, ऐसे ए टू की लिखाएंगे आई टू अपॉन के कॉस फाइव। सही है, सॉल्व करते हैं। आई आर अपॉन के इक्वल आई वन अपॉन के प्लस आई टू अपॉन के प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टू अंडर रूट आई वन इंटू आई टू, टू अंडर रूट आई वन अपॉन, और ये अंडर रूट के का के हो जाएगा, के इंटू कॉस फाइव। यहाँ पूरे में से के कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई आर अपॉन के इक्वल, कौन सा के का अंडर रूट दोनों पे के सेम था ना, इसलिए अंडर रूट कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन प्लस आई टू कॉस, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, कॉस फाइव। देखो एक के से के कट गया, तो आई आर के इक्वल में क्या आ गया? आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम पूछा करेंगे कि पांचवी जो फ्रिंज बनी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो रखा करेंगे वहां पर, जल्दी नोट करो। लेकिन हमने यहाँ से के कॉमन ले लिया, तो इधर की कैसे बचेगी? किधर की बची है? अरे एलसीएम लिया है पूरे का, एलसीएम के आ गया, कैसे के काट दिया? हाँ फ्रिंज क्या होता है? बताएंगे धीरे धीरे, आप बढ़ते रहो। धीरे फॉर्मूले का चलो रफ करो, हटा दें, चलो चलो नेक्स्ट सुनो बेटा। अब सुनो, अगर दोनों वेव्स इस तरीके से मिलती हैं कि स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कर देती हैं, अगर दोनों वेव्स इस तरीके से मिलती हैं कि जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब मिलना होता है,
कंस्ट्रक्ट करना, मिलाना, जोड़ना, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेरेंस जब दोनों पीक वैल्यू बना दें, यानी ब्राइट फ्रिंज बनाए। कैसे बनाए? ब्राइट फ्रिंज बनाए तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तभी तो ब्राइट दिखेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, तो अगर वो ऐसा होता है कि वो दोनों इस तरीके से मिलती हैं कि उनकी मिनिमम वैल्यू आती है, यानी डार्क फ्रिंज बनाती है, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होंगे? मिनिमम होंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज बनानी है ना, एकदम वाइट फ्रिंज बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों वेव्स हैं उनको पीक वैल्यू पे मिलाना होगा, है ना। इसकी भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में कौन सी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। लेकिन ये भी नीचे वाला मतलब नीचे वाला पॉइंट मिल रहा है, इसका भी नीचे वाला पॉइंट मिल रहा है, तो कैसी मिलेगी? फिर डार्क फ्रिंज बनेगी, है ना। तो पीक वैल्यू मिलती है तो ब्राइट फ्रिंज, और बॉटम पोर्शन मिलता है तो डार्क फ्रिंज। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज बनानी है तो मुझे आई इन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। आई और ए, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। आई इंटेंसिटी है तभी तो चमकेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू होगी, हाँ, डार्क फ्रिंज बनेगी। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो दो टाइप के और दोनों के डिफरेंस पूछता है, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टिव, यहां से और भी चीजें डेप्थ में चली जाएंगी, अच्छे समझना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पूरे चैप्टर में यही है बस। इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मुझे पहला पॉइंट तो ये है कि सर एम्पलीट्यूड AR और I कैसे चाहिए सर? मैक्सिमम चाहिए। सही है? क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। अगर मैं इसमें बात करूं तो भैया इसमें एम्पलीट्यूड और जो IR है वो कैसे चाहिए? मिनिमम चाहिए। सही है सर। मैं दोनों के फॉर्मूले लिख लेता हूं। AR का फॉर्मूला क्या है? AR का स्क्वायर इक्वल A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। सही है? सही है ना? अब सोच के देखना बेटा, मैं एक और I का भी लिख लेता हूं यहीं कहीं, ठीक है। तो IR इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। एक बात बताओ जरा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos phi मैक्सिमम होगा, एंगल मैक्सिमम होगा। cos मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएंगी वैल्यूज, cos मिनिमम होगा तो मिनिमम हो जाएंगी, ठीक है। तो सर cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? जानता है कोई? साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम होती है +1 और मिनिमम होती है -1। कॉस और साइन +1 और -1 से ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता है। +1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर? कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1। सही है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1। अब जरा चेक करके बताओ बेटा कि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो ये cos 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सर ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा AR का स्क्वायर इक्वल A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई की वैल्यू 1 होगी तो छोड़ दूं उसको? अरे 1 छोड़ दूं ना? ठीक है सर। अगर मैंने इसको हटा दिया, मान लेते हैं ये हट गया, मैं लिखे दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन अच्छा ये किसका फॉर्मूला? A² + B² + 2AB किसका फॉर्मूला? A² + B² अरे B तो है नहीं सर, B तो है ही नहीं बेटा, फॉर्मूला तो दिख रहा है ना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 2 × AB,
अरे बी लिखना जरूरी नहीं है ना, बात तो वही है ना, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि ए आर का स्क्वायर इक्वल a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सर दोनों पे पावर स्क्वायर आ रही है, मैं दोनों को अंडर रूट लूंगा तो ए आर इक्वल हो जाएगा a1 प्लस a2। वेरी इंपॉर्टेंट, डब्बे में बंद इसलिए गया है। यार इक्वल a1 प्लस a2 हो जाएगा, तो क्या ऊपर क्या ये सब के लिए, ये सब के लिए, यानी एंगल, यहाँ एंगल बदल सकता है लेकिन मैक्सिमम एंगल कर दिया, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए यही होगा। ये बीच वाली के लिए ना तो बहुत ज्यादा ब्राइट है ना बहुत ज्यादा डार्क है ना मिडिल के लिए, तो फिर एंगल चेंज होगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए ये बनेगा a1 प्लस a2, सीधा सीधा जोड़ दोगे दोनों को। सही है? हाँ भाई सही है। अगर मैं इसी पे इंटेंसिटी की बात करूं, यही कर लूं इंटेंसिटी की बात, ठीक है, दूसरा वाला उधर लिखेंगे, ठीक है। मैं इंटेंसिटी पे आता हूं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था सर, आई आर इक्वल i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। अब cos फाइव तो 1 हो गया, मैक्सिमम के तो cos फाइव 1 हो गया, तो cos फाइव हटा सकते हैं यहाँ से, तो मैं लिख दूंगा आई आर इक्वल i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। ठीक है, इंटेंसिटी का। अब यहाँ कुछ फॉर्मूला बन सकता है, देखो जरा, आई आर इक्वल, मैं इसको होल स्क्वायर कर लूं, किसका स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट करके, i1 अंडर रूट का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसको भी कर सकते हैं i2 और अंडर रूट और इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया। अब देखो 2 अंडर रूट i1 और अंडर रूट i2। सही है? बताओ जरा, जबरदस्ती करा है, दिक्कत है कुछ नहीं है? अच्छा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल, a की जगह है i1 प्लस b की जगह है i2, तो इसका होल स्क्वायर लेकिन अंडर रूट के साथ। सही है? मैं थोड़ा शुद्ध लिख देता हूं इसको, आई आर इक्वल अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। अब सर इसका तो स्क्वायर काट ही नहीं सकते, आपका मन है ना तो इसको भी अंडर रूट करके उड़ा देना, ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही रहने तो। अंडर रूट करके, अरे इसका अंडर रूट करोगे तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, उस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है ना, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो हम ही तो दिखा। हाँ ठीक है, ऐसे इसका स्क्वायर लगा दोगे, अब इस पे भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इस स्क्वायर से काट दो तो भैया ऐसे ही बचेगा, ऐसे बचेगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2। क्लियर है? तो अंडर रूट आई आर इक्वल अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2। क्लियर है? ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किया है, आप क्या करोगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं थोड़ा सा, चलो डिस हो जाएगा। चलो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। फॉर्मूला सर ए आर का फॉर्मूला कितना होता है, ए आर का फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर इक्वल a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। ठीक है, सही है। अब सुनो, अच्छा आई आर की भी वैल्यू लिख लेते हैं। आई आर इक्वल i1 i2 2i1 अंडर रूट में है ना, अंडर i2 cos 5। सही है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू रहेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 है ना। तो सर कैसा चाहिए, cos 5 जो चाहिए, अब की बार मिनिमम चाहिए, और मिनिमम कितनी होती है सर इसकी वैल्यू -1। तो मैं क्या cos 5 जहां जहां है, बिल्कुल बिल्कुल जहां जहां cos 5 है वहां -1 पुट कर सकता हूं। रख लेते हैं सर एरिया, ये लिख लेते हैं, एरिया नहीं है ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ए आर का स्क्वायर इक्वल a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब यहाँ क्या लिख देंगे, -1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर इक्वल a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये माइनस अंदर आ जाएगा तो -2a1 a2। सही है, ये -b का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ए आर का स्क्वायर इक्वल, इसको लिखेंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इससे ये अंडर रूट ले लो, ठीक है, स्क्वायर से काटते नहीं है। तो ए आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा a1 माइनस a2
यानी अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी आपको डार्क फ्रिंज बनानी है तो बड़े एम्पलीट्यूड में से छोटा वाला एम्पलीट्यूड क्या कर दो, लेस कर दो सीधा। चलो अच्छा, दूसरा मैं इंटेंसिटी पे काम कर लें थोड़ा सा। इंटेंसिटी देख लो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, आई आर इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2I1 अंडर रूट में I2 cos phi। सही है, वहां से पता नहीं चलेगा बंदे को, ठीक है। तो अब मैं cos phi की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पर भी -1, ठीक है। तो आई आर इक्वल I1 प्लस I2 ना तैयार हुआ ना, बताएंगे, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, इसकी जगह -1 पुट कर दूं, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल I1 प्लस I2, ये माइनस आ जाएगा तो -2 अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक है। अब इसको भी स्क्वायर बना लें, फार्मूला बना लें, तो इसको भी अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर लेंगे। तो आई आर इक्वल अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर -2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, तो यानी आई आर इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे ही रहने दो, आपकी चॉइस है, आप दोनों तरफ अंडर रूट लगा के उसको भी खत्म कर सकते हो। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, अभी बहुत कैसे है, जल्दी करो, हटा दें। अभी चैप्टर में तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप रेडी क्या आधे करा तो रहे हैं। आधा हो गया, आगे से कुछ कम हुआ होगा। अरे रुक जा, सही थोड़ा और कर दो ना, फॉर्मूला नहीं। ये ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, बहुत लंबे लंबे हार्ड नहीं है, बस ये स्क्वायर इसके स्क्वायर चलिए यार, हाँ भाई ठीक है, यस बढ़े आगे। ये सर आप कर चलो हटा देते हैं इसको यहाँ से, हटा दें। चलो तो मुझे यहाँ तक हटाना है, ये फिलहाल इतना, ठीक है। अभी हमने इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने बात करी है अभी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की। अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई हैं, जैसे कि पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो वो सारी चीजों पे भी तो इम्पैक्ट आएगा इन सारी चीजों का, ठीक है। तो वो और चेक करनी है, एक बार देख लेते हैं बस, और उनको तुम याद रख लेना। चलो देखते हैं। मैंने बोला अच्छा फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, फेज डिफरेंस देखो cos फाई जो था, इसमें जो फाई था ये क्या था, फाई फेज डिफरेंस ही तो था, मैं फाई फेज डिफरेंस ही तो निकाला था, ठीक है। अच्छा फेज डिफरेंस था, अच्छा cos अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कितनी वैल्यू चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वैल्यू तो +1 चाहिए, कैसे चाहिए, +1। तो cos में कौन कौन सा एंगल रखने पर +1 वैल्यू आ जाती है, 90। देखो cos में सर 0 रखने पर ना, 0 रखने पर 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन नंबर पाई, जितने भी इवन नंबर है सबके साथ पाई रखोगे तो कैसा आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो क्या क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, ये फाई की वैल्यू है ना, फाई, तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ सर फाई की जो वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू है कुछ 2n ना, 2 पाई n या 2n पाई जो भी बोलो, 2 पाई n, n की जगह 1 रखोगे, n यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। गौर से देने वाली बात ये है कि सर ये जो n है, n जो स्टार्ट करोगे 0 1 2 3, गौर से देखो। अब यहाँ मैंने 0 रखा तो 0 आ गया, यहाँ मैं 1 रखूंगा तो 2 पाई आएगा, 2 रखूंगा तो 4 पाई आएगा, या 3 रखूंगा तो 6 पाई आएगा, आ जाएंगी वैल्यूज, है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है तुमको कि फाई जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसा फॉर्मूला होता है, 2n पाई या 2 पाई n जो भी है, वैसे 2n पाई होता है, 2n पाई याद रख लो, 2n पाई ऐसा, अभी सही है, हाँ जो भी है आपकी चॉइस है, ठीक है। 2n पाई इतना हो गया। अच्छा इसके बाद हम निकालेंगे, अब क्योंकि ये तो क्या निकला, फेज डिफरेंस है सर, फेज डिफरेंस है,
ठीक है, इसके साथ हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाथ डिफरेंस याद है, डेल्टा एक्स इक्वल क्या था? डेल्टा एक्स इक्वल था लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ऐसा कुछ था। देखो फाई इक्वल निकाला था हमने, हाँ फाई इक्वल था 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये तो था, ये था। अब यहाँ से मैं पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेल्टा एक्स निकालूंगा तो ये लैम्डा इधर आएगा, इधर आएगा ना, तो फाई के पास क्या आ जाएगा? लैम्डा, और 2 पाई आ जाएगा नीचे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। सही है, सही है, ठीक है। मैं इधर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब गौर से देखो, मैं डेल्टा एक्स निकालूंगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, मैं पहले वाले का निकालूंगा तो मैं फाई की जगह क्या रखूंगा? 0। फाई की जगह क्या रखूंगा? 0। तो क्या आएगा मेरा? 0 आएगा। अगर मैंने फाई की जगह 2 पाई रख दिया, 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो क्या आएगा? लैम्डा, है ना। अगर मैंने 4 पाई रख दिया तो 4 पाई 2 से 2 टाइम कर 2 लैम्डा। अगर मैं 6 पाई रख दिया तो 2 से 3 टाइम तो 3 लैम्डा, यानी डॉट 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 एन लैम्डा, है ना। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं डेल्टा एक्स इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई, रियल में इसका तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है ना 2n पाई, तो मैं पाई से पाई 2 से 2 क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल आएगा n लैम्डा, n लैम्डा। और इसका n कहां से स्टार्ट करते हैं सर? 0 1 2 2 2 2 ऐसे। बेटा जब आप फ्रेंजेस निकाल रहे हो ना, तो आपको पता लगना चाहिए कि आप ब्राइट फ्रेंज निकाल रहे हो, तो अगर तीसरी ब्राइट फ्रेंज निकाल रहे हो, तीसरी ब्राइट फ्रेंज निकाल रहे हो, तो काउंटिंग 0 1 2 n की जगह 2 रखोगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ब्राइट फ्रेंज के लिए काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। तो जो अगर मैंने बोला 5वीं ब्राइट फ्रेंज निकालनी है, तो एक तो 0 काउंट हो गया, तो फिर n की जगह 4 रखोगे। अच्छा, क्या बोलती पब्लिक? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यानी साफ साफ बात, इतना बात है कि अगर मुझसे पूछा कि सर पहली ब्राइट फ्रेंज बताओ, तो पहली ब्राइट फ्रेंज n की जगह क्या रखने पर आएगी? 0 रखने पर। दूसरी ब्राइट फ्रेंज बताओ तो n की वैल्यू कितने रखने पर आएगी? 1 रखने पर, क्योंकि पहला 0 दूसरा 1, एक कम रखना, सिंपल सी बात है यार, वो एक 0 काउंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये किसका काम है? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वाला काम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में करके देखें। डिस्ट्रक्टिव में देखें जरा, देखो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस जो फाई था, कॉस फाई की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। सर मिनिमम कितनी होती है? -1। मिनिमम कितनी होती है? -1। अब कॉस में ये चेक करना तुमको, -1 वैल्यू कहां कहां होती है। कॉस में -1 दे देता है ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पर कैसी वैल्यू आती है पता है? -1। कॉस पाई समझते हो? 180 पाई समझते हैं? 180, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू -1, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके की जो वैल्यू आएंगी, इन पे सब पे वैल्यू ऐसे आती है -1। अब गौर से सुनना, मैं कुछ ऐसा बनाऊं इसका कि ये n वैन रख के कुछ वैल्यू सेट हो जाए, तो एक फॉर्मूला बनता है 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई। लेकिन यहां पर जो n है वो n कहां से स्टार्ट करते हैं पता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे। अब मुझे पहली वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं n की जगह 1 रख के देखूं बेटा, 1 रखेंगे, देखो 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 × पाई, वो पाई, क्लियर है। अब मैं 2 रखूंगा तो यहां से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 1 3 पाई आएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां फाई निकाला था वैसे मैंने यहां फाई निकाल दिया, लेकिन तुम्हें याद रखना ये है कि बेटा अगर आपको ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको डार्क फ्रिंज निकालनी है तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने फेज डिफरेंस निकाला है, क्या मैं इसका भी पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं, है ना। जैसे फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, ऐसे ही मैं पाथ डिफरेंस निकाल दूंगा। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स इक्वल होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। सही है। अब मैं एक एक वैल्यू रख के देखूं जरा। सर मैं पहली वैल्यू रखता हूं, जरा देखते हैं। तो अगर मैं इसमें पहली वैल्यू रखूंगा तो मैं फाई की जगह अगर मैं ये रखता हूं पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 आएगा। सही है। अगर मैं यहाँ 3 पाई रखता हूं तो पाई से पाई कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2, 3 बचेगा ना, 3 लैम्डा अपॉन 2। सर मैं अगर 5 रख देता हूँ तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 5 कैसे, 5 लैम्डा अपॉन 2। सही है, तो मैं कुछ ओरिजिनल फॉर्मूला चाहिए सर, मुझे ऐसा नहीं चाहिए डेल्टा एक्स इक्वल एन लैम्डा अपॉन 2 पाई, डेल्टा फाइव की ये वाली वैल्यू रखो फिर यहाँ फाइनल, ओरिजिनल आएगा क्या सर, 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो जनरल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स इक्वल लैम्डा अपॉन 2 2n माइनस 1। ये क्या आ गया यहाँ से, ये क्या आ गया यहाँ से, पाथ डिफरेंस। क्या आया, पाथ डिफरेंस। लेकिन यहां भी n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, ठीक है। n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1। ये मुझे लगता है यहां शायद दिखा नहीं होगा, तो मैं डेल्टा x यहां लिख देता हूं, डेल्टा x इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई था इनटू फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई काट देंगे तो लैम्डा अपॉन 2 और 2n माइनस 1। यहाँ जो n होगा वो कहां से आ जाएगा सर, n आएगा n 1 2 3 एंड सो ऑन। बात क्लियर है, यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।